CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद बच्चों में उसकी प्रक्रिया, योग्यता, किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए और किस तरह का पैटर्न रहेगा, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारी सहयोगी रुखसाना ने बात की JNU के स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च के फैकल्टी डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी से। मॉर्निंग सर, आज हम चर्चा करेंगे CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो CU सेट का ही नवीन संस्करण है। सर, विद्यार्थियों में जिज्ञासा बनी हुई है CU सेट और CUET क्या है, तो आप अपने वक्तव्य से उनको बताएं कि CUET और CU सेट में क्या अंतर है। अभी 2022 के पहले देश की लगभग 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऐसे नाम से परीक्षा करवाती थी। उसमें UG और PG दोनों शामिल होता था। इस बार पहली बार UG के लिए अलग नोटिफिकेशन के द्वारा एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं CUET में, जो 2022 में शुरू हो रहा है। और ये परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है केवल ग्रेजुएशंस के लिए है। अभी PG के लिए क्या नाम होगा, कैसी घोषणा होगी, अभी ऐसा गाइडलाइन नहीं आया है। और इस इसमें लगभग 66 यूनिवर्सिटीज़, 66 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं CUET के एग्ज़ाम में। जी सर, UGC ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो पहले 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर UG में बच्चों को प्रवेश दिया जाता था, परंतु अब सभी के लिए CUET की परीक्षा अनिवार्य कर दी है। ऐसा अनिवार्य नहीं है। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अपनी परीक्षाएं खुद ले रहे हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपना एडमिशन का प्रोसीजर खुद कर रहे हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के तहत देश के सभी यूनिवर्सिटीज़ से ऐसा अपेक्षा किया है कि सब लोग NTA के माध्यम से एडमिशन लें। अभी ये कंपलसरी नहीं है ऐसा। तो सर, ये जो CUET है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? CUET एक परीक्षा है और प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय निर्धारित करेगा। प्रवेश की अर्हता NTA निर्धारित नहीं करेगा, ऐसा इनकी वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो सर, ये जो परीक्षा है CUET 2022 में जो ये परीक्षा होगी, इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या होगा और ये परीक्षा कितने खंडों में होगी? CUET की परीक्षा 2 पाली में होगी या 2 शिफ्ट में होगी। दोनों शिफ्ट एक ही दिन हो जरूरी नहीं है। एक शिफ्ट लंच के पहले का होगा और एक शिफ्ट लंच के बाद का होगा। जो आपको प्रवेश पत्र मिलेगा उसमें इसका वर्णन होगा, सेंटर का नाम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपका प्रवेश पत्र में मेंशन होगा। जी। तो सर, ये जो परीक्षा होगी इसका माध्यम क्या होगा, मतलब किस मीडियम में बच्चे ये परीक्षा दे सकते हैं? बच्चे ये परीक्षा अपने देश की 13 भाषाओं में दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही होगा या अंग्रेजी में होगा। ये परीक्षा जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उसमें 13 विषयों का नाम लिखा हुआ है, 13 भाषाओं का नाम लिखा हुआ है। उन किसी भी भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। सर, ये जो परीक्षा होगी, इस परीक्षा के माध्यम के बारे में तो हमने बात की, लेकिन आगे ये भी जानना है कि ये परीक्षा NTA द्वारा ही संचालित की जाएगी या जो कॉमन यूनिवर्सिटीज हैं वो खुद इसका संचालन करेंगी? नहीं, इस परीक्षा का आयोजन NTA के द्वारा होगा। NTA पूरे देश में अपने सेंटर्स बनाया है, सेंटर्स तय किया है, और सेंटर्स का मतलब हुआ वो सिटीज, और उन सिटीज में भी डिफरेंट जगहों पर
सेंटर्स होंगे। तो ऐसा एक बहुत देश का ऑल इंडिया नेटवर्क वाला ये एग्जाम है। इसका नाम ही है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पूरे देश में इस परीक्षा का आयोजन होगा। सर, जो विद्यार्थी एसटी, एससी, ओबीसी कोटे से आते हैं तो क्या उनके लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया इस बार भी होगी? जी, रिजर्वेशन इस देश का आधार तत्व है। सभी वर्ग के लोग जो आरक्षण वर्ग में आते हैं उन्हें इस परीक्षा में उसका लाभ मिलेगा। और फीस आप जब पेमेंट करते हैं तो भी उस समय भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का अलग अलग पेमेंट अमाउंट है। ऐसे ही एडमिशन की प्रोसेस में जो संबंधित यूनिवर्सिटीज है वो प्रवेश लेते समय अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करेगी। तो सर, बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें? आप इस विषय में बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जब आपने फॉर्म को देखा होगा या किसी बच्चे ने फॉर्म भरते समय देखा, अनुभव किया होगा कि उसने जब लैंग्वेज भरा होगा, एक सेक्शन में उसने जनरल एप्टीट्यूड भरा होगा, एक सेक्शन में उसने डोमेन सब्जेक्ट भरा होगा। तो इसका मतलब हुआ तीन क्षेत्र के सवाल आएंगे। पहली बात आती है लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा में कैसे सवाल आएंगे? तो जब विद्यार्थी 8th में पढ़ता है, 8वीं में पढ़ता है, 9वीं 10वीं में पढ़ता है या 11th में पढ़ता है तो अपना लैंग्वेज का एग्जाम देता है। एक पैरा दिया होता है, पैरा पढ़ करके आंसर निकालना होता है। ऐसे इसमें भी होगा। वोकैबुलरी, शब्दकोश से परीक्षाएं होंगी। शब्दकोश में क्या आता है? शब्द का अर्थ या शब्द का अपोजिट शब्द या सिनोम्स, पर्यायवाची, इस तरह के लैंग्वेज में सवाल हो सकते हैं। दूसरा, मुहावरा। ऐसे सवाल लैंग्वेज में रहेंगे, जो आपने पढ़ा है वहीं से सवाल आने वाला है। और दूसरा सेक्शन है आपका जनरल एप्टीट्यूड। इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, मैथ की रीजनिंग होगी और कुछ लॉजिक के सवाल हो सकते हैं। ऐसे सवाल रहेंगे। और एक, जैसे कुछ विद्यार्थियों ने नवोदय की परीक्षा दिया होगा तो नवोदय की परीक्षा से मिलता जुलता सवाल यहां पर भी आएगा। और लेकिन ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन होगा। आप जब नवोदय का एग्जाम दिए होंगे तो आप उस समय 5वीं क्लास में थे, अब आप 12वीं क्लास में हैं, तो इसका थोड़ा अपग्रेडेड सीक्वेंस रहेगा। और तीसरा सेक्शन है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और जो आपने पढ़ा है 11th 12th में उसी स्तर का ये सवाल होगा। अब बात आती है कितने सवाल होंगे। भाषा में 50 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 देना हो, उसका आंसर देना होगा। जनरल एप्टीट्यूड में 75 सवाल होंगे और उसमें आपको 60 सवालों का उत्तर देना होगा। आपके पास चॉइस है 15 क्वेश्चंस निकालने के। ऐसे डोमेन सब्जेक्ट में भी 50 सवाल होंगे, आपको 40 सवाल का उत्तर देना होगा। तो एक तरह से विद्यार्थियों के सहूलियत को ध्यान में रख करके ये परीक्षा प्रणाली बनाई गई है। तो सर, CUET जो परीक्षा होगी, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? ऐसा तो अभी नहीं मेंशन है। और जब आपको प्रवेश पत्र मिलेगा उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा। सर, ये जो परीक्षा होगी इससे बच्चों को क्या लाभ हो सकता है? बच्चे को बहुत ही लाभ है। हम एक प्रवेश परीक्षा दें और 66 यूनिवर्सिटीज का चयन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता तो एक विद्यार्थी लगभग 66 यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भरता, वो भी एक्सपेंसिव होता। फिर 66 यूनिवर्सिटीज में
दिन खर्च करने पड़ते, तो लगातार 2 महीना एग्जाम डेट पढ़ते। ये अलग अलग डेट में होते तो बहुत सारे, यदि आपने एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, उसी दिन दूसरे यूनिवर्सिटी का एग्जाम पढ़ रहा है, तो बच्चे का एग्जाम छूट जाएगा। तो इसमें क्या है, पैसे की बचत, दूसरा समय की बचत, और इनका उपयोग विद्यार्थी अपने परीक्षा में अधिक समय दे सकता है। तो इसलिए यह परीक्षा विद्यार्थियों के हित ही नहीं, उनके भविष्य को भी बनाने वाली परीक्षा है। सर, आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे अधिक विद्यार्थी लाभ उठा सकें? ये परीक्षा विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी परीक्षा है, और विद्यार्थियों को मेरा संदेश होगा कि जब वो एक ही फॉर्म में अधिकतम यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन दे सकते हैं तो वो दें। निर्णय एग्ज़ाम, जब आप परीक्षा पास कर लेंगे, आपका स्कोर आ जाएगा, तो आप उस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देने के लिए योग्य होंगे। जैसे मान लिया दिल्ली विश्वविद्यालय का मेरिट बहुत हाई गया और आपने केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी ही भरा था, तो आपने अन्य यूनिवर्सिटीज़ की संभावना पहले ही बंद कर दिया। जबकि आप इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शंस भर देंगे तो आपके लिए बाद में संभावना बन सकती है। दूसरा, विषय, अधिकतम विषय दीजिए, क्योंकि आप परीक्षा एक ही दे रहे हैं। एक ही परीक्षा देने से जब आपको अधिक विषयों में प्रवेश मिलने की संभावना बनती है, तो आप उसे क्यों बंद कर रहे हैं? अपनी संभावनाओं को पहले ही क्यों बंद कर रहे हैं? उसके लिए आपको अलग से परीक्षा नहीं देनी है, अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। केवल आपके फॉर्म भरने में 5 to 10 मिनट्स या 30 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे, अधिकतम 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो आप केवल आपका 1 घंटा अधिक लगने वाला है, और आप अधिक से अधिक ऑप्शंस दीजिए, अधिक से अधिक विषयों का चयन कीजिए, और अधिक से जो आप सेक्शन ए बी में आपको 3 लैंग्वेज जो भरने हैं, और 3 लैंग्वेज दीजिए, आप अधिकतम 3 लैंग्वेज दीजिए। हिंदी आप पढ़ते ही हैं, अंग्रेजी आप पढ़ते ही हैं, और एक भाषा 8वीं तक आपने पढ़ी होगी, संस्कृत, या आप रीजनल लैंग्वेज में जो है, आप उड़ीसा से हैं, बंगाल से हैं, तमिलनाडु से हैं, तो आपने अपनी लैंग्वेज को पढ़ा होगा, उसे भी भरिए। और क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, ये परीक्षा केवल आप नहीं दे रहे हैं, या ये परीक्षा आपकी पूरी जनरेशन दे रही है, तो आपको आप अपने जनरेशन से कंपटीशन दे रहे हैं, आप अपने सीनियर से भी कंपटीशन नहीं दे रहे हैं। तो आपकी जो जनरेशन है, तो जो चीज आपको नहीं आती होगी, कोई जरूरी नहीं है कि आपको दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटिव भाई हैं, बंधु हैं, या कैंडिडेट हैं, उनसे जो है आपका कंपटीशन हो रहा है, या उनको आता होगा, तो आप इसको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे सोच के साथ में इस एग्जाम की आप तैयारी करें, और मेरी पूरी शुभकामना है आप अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो शहर में जाकर पढ़ाई अपनी पूरी करें, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो ऐसा सोचते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत सरकार पूरा प्रयास करती है गरीब तबके के विद्यार्थी पढ़ पाएं, और काम करते हुए भी पढ़ाई की जा सकती है। मैं उन विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगा जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रूम लेके रहते हैं, या छोटे मोटे शहर पे पढ़ने की सोच पाते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे राजधानी क्षेत्रों में पढ़ने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। भारत में भोजन का खर्च जितना चंडीगढ़ में है, उतना ही दिल्ली में ही है, उतना रोहतक में भी होगा। लगभग आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो जितना पैसा खाने पे खर्च करेंगे, लगभग उतना ही खर्च किसी भी बड़े शहर में भी रहेगा। खर्च में केवल अंतर मकान के किराए में है। तो आप छोटे शहर में हैं, अकेले रूम लेके रह रहे हैं,
आप बड़े शहर में आए तो एक रूम में 2 विद्यार्थी 3 विद्यार्थी करके भी उस खर्च को कम कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया और हॉस्टल मिल गया तो ये हॉस्टल का जो खर्च होगा आपके जिला केंद्र में रूम लेने से सस्ता बैठ जाएगा। चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका प्रवेश हो जाए या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो जाए या बीएचयू में हो जाए या जेएनयू में हो जाए, तो आपको बाजार के दर से बहुत ही कम रेट में आवास मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक बार प्रयास तो करना चाहिए। जब आप एक ही फॉर्म भर करके 66 यूनिवर्सिटीज के विकल्प को ऑप्ट कर सकते हैं, बाद में नंबर आने पर, मेरिट बनने पर ये डिसाइड होगा। तो फॉर्म भरते समय ये गलती बिल्कुल मत करें कि बड़ा शहर महंगा होगा, बड़ी यूनिवर्सिटी है महंगी होगी। ये महंगा और सस्ता जो है बाद में देखिएगा। और बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़े शहरों में जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, ट्यूशन भी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जो ट्यूशन पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ अपने घर का खर्च भी निकाल पा रहे हैं। तो अच्छी जगह जाना, ये अवसर आप इसलिए मत छोड़िए कि आप गरीब हैं, आप कमजोर हैं। जी सर, विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही प्रवेश क्यों लें? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। विद्यार्थी उसकी जहां इच्छा हो वहां पर पढ़े, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय हमको एक बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, एक बेहतर सुविधाएं देते हैं। क्योंकि हमें कुछ राज्य सरकार के विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय से अच्छे हैं, लेकिन साधारणतया यह देखा जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में फीस कम होती है, छात्रों को छात्रवृत्तियां मिलती हैं। जैसे जेएनयू में ही जो विद्यार्थी प्रवेश लेता है और गरीबी रेखा का विद्यार्थी है, कमजोर आर्थिक वर्ग से आता है, तो उसे प्रवेश लेते ही 2000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों में भी ये सुविधाएं, अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ये सुविधाएं हो सकती हैं। दूसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रावास की भी अच्छी सुविधा रहती है, जो बाजार से सस्ता आवास मिलता है बच्चों को। फिर लाइब्रेरी अच्छी होती है, तो विद्यार्थियों को पढ़ने की जो संभावना चाहिए वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, जो वातावरण चाहिए वो भी बढ़ता है। तो इन बातों को लेकर के मैं ऐसा कहना चाहूंगा। सर, ये परीक्षा कब होने की संभावना है? परीक्षा अभी तक के नोटिफिकेशन से ऐसा लगता है कि ये जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में परीक्षा हो सकती है, और ये तभी होगा जब फॉर्म भरा जा चुका होगा और एनटीए का गाइडलाइन या प्रवेश पत्र आने पर। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद फॉर्म में करेक्शन के लिए भी एनटीए ऐसा अपनी विंडो को खोलेगा। तो जिन विद्यार्थियों के फॉर्म भरने में या ऑप्शन चुनने में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो अभी तो सुधार नहीं होगा। जब एनटीए उसे सुधार के लिए अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन निकालेगा तब ये कर पाएंगे। और आप एनटीए की जिनको फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां हुई हैं वो एनटीए की साइट को देखते रहेंगे।